हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हम एनालाइज करेंगे लास्ट ईयर के सहायक शिक्षक का इंग्लिश के जो पोर्शन थे 25 नंबर का जो पेपर था उसको। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 2019 में मीन्स शिक्षक भर्ती के लास्ट जो पेपर हुआ था सहायक शिक्षक का, उसमें इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे इस साल के शिक्षक भर्ती पेपर के में भी। इस वीडियो हम सहायक शिक्षक को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी सहायक शिक्षक का भी पेपर दिलाने वाले होंगे, तो वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगले वीडियो में हम शिक्षक के पोस्ट और व्याख्याता के जो भर्ती हुए थे या पेपर हुए थे उसके भी क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस और सारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, सभी वीडियोस को जरूर देखते रहिए। ठीक है, चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे आने वाले बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं ये जो 25 नंबर के इंग्लिश का पेपर आया था वो किस तरह से था और उनके क्वेश्चंस कैसे थे, और जो कि मैंने कल के वीडियो में सिलेबस में बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे कि इन 25 नंबर में सिलेबस की बहुत डीप हमने एनालाइज किया था, उसको डीप स्टडी किया था कि कौन कौन से टॉपिक कितने क्वांटिटी में इंग्लिश के पोर्शन में 25 नंबर में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट वन है हमारा, जैसे कि मैंने कल बताया था, सब यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत छोटा छोटा अनसीन पैसेज है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं और अनसीन पैसेज को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 10 पैडागोजी के भी क्वेश्चन है, उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि पैडागोजी के क्वेश्चन को किस तरह से समझकर आपको सही आंसर लगाना पड़ेगा या सही आंसर लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं अनसीन पैसेज के कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर के सहायक शिक्षक के पेपर में। तो ये एक छोटा सा अनसीन पैसेज है, इसको जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम आप लोगों को। देखिए ये यहाँ से, आई वॉज वन ऑफ माई many children, a short boy with rather undistinguished look, born to a tall and handsome parent। तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपने बहुत सारे जो बच्चे थे मेरे फैमिली में, मेरे भाई बहन, उसमें सबसे छोटा था। विथ rather undistinguished look, undistinguished मीन्स होता है मामूली, है ना, सामान्य लुक के साथ मेरा जन्म हुआ था। और मैं कैसे फैमिली में जन्म हुआ था, एक बहुत ही अच्छे हैंडसम और टॉल लुकिंग मतलब गुड लुकिंग फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। हालांकि आई वॉज नॉट दैट मच गुड लुकिंग, है ना, हालांकि मैं उतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं था। आई वॉज लाइक एन ऑर्डिनरी बॉय। ठीक है, यही उनका कहने का मतलब है राइटर का। आगे देख लो, वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। वो क्या बोल रहा है कि हम लोग कहाँ रहते थे, अपने एंसेस्ट्रल मीन्स होता है पूर्वज, है ना, पूर्वजों, अपने पूर्वज के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी के बीच में बनी हुई थी वो घर। इट वॉज वेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, है ना, ऑन अ मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो रामेश्वर मास्क स्ट्रीट मीन्स मस्जिद रोड रामेश्वरम में बनी हुई एक पक्की मकान थी वो, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक की बनी हुई थी। लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर और ईंटों से बनी हुई वो मकान थी। आगे देखो जल्दी से, माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। यहाँ पर एक वर्ड है ऑस्टियर, तो ऑस्टियर का मतलब होता है, मैं बता दूं, ऑस्टियर मीन्स होता है सख्त किस्म का या थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का पर्सन, ऑस्टियर। तो मेरे पिताजी जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे। यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट, वो क्या करते थे, यूज्ड टू जो वर्ड आता है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूज्ड टू जो वर्ड आया है उसका यूज़ किया जाता है हमारे किसी पास्ट के हैबिट या आदत को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू, जो मेरे स्ट्रिक्ट पिताजी थे वो ऐसा करते थे को बताने के लिए यूज्ड टू यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या करते थे उनके पिताजी, वो स्ट्रिक्ट थे और जो इनएसेंशियल मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो ऐसे सामान को या कंफर्टेबल आरामदायक चीज़ों या लग्जरियस लाइफ को थोड़ा सा अवॉइड करते थे, ऐसा बोल रहे हैं हमारे राइटर। आगे देख लीजिए, हावेवर फिर भी ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन आइटम्स ऑफ फूड मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। जितनी भी जरूरी चीज़ें होती थी वो डेफिनेटली हमको हमारे फादर प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, आगे, इन फैक्ट अगर सच कहूँ तो आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। अगर सच कहूँ तो मेरी जो चाइल्डहुड था, बचपना था, वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा और सिक्योर एक बचपना गुजरा मेरा। ठीक है, मटेरियली और मेंटली, सॉरी इमोशनली, दोनों प्रकार से। इमोशनली मतलब मानसिक रूप से, और जो भी आरामदायक या सुख सुविधा की चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए वो मुझे मिला। तो ये हो गया एक छोटा सा अनसीन पैसेज। इसके आंसर्स देख लेते हैं अब, कैसे आंसर्स इसके बने थे, सॉरी कैसे क्वेश्चंस इसके बने थे
और उनके किस तरह से आंसर्स हमको निकालना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, द हाउस वेयर द नरेटर लिव्ड वॉज। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, है ना, उम्मीद करता हूँ। वो घर जहाँ पर जो नरेटर मतलब ये कहानी को बताने वाले, मतलब जो लिखने वाले, राइटर, है ना, उसको नरेटर बोलेंगे। तो जहाँ राइटर लोग रहते थे वो कैसे थे, तो रेंटेड हाउस थे, और किराए में लिया हुआ हाउस था क्या, नहीं। बिल्ड बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा बनाया गया हाउस था क्या, नहीं। बिल्ट बाय हिज फोर फादर्स मतलब भी वही होता है, उनके दादा परदादा लोग, मतलब पूर्वज, है ना। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन डी था बिल्ड बाय कम्युनिटी, समुदाय के द्वारा बनाया, नहीं। तो ऑप्शन सी सही हुआ। इसके आंसर आपको समझ में आया, है ना। आप डेफिनेटली इसके आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, आगे है 57 नंबर का क्वेश्चन देखो, 57 नंबर। द नरेटर डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ टू बी, जो नरेटर है उसने खुद को, हिमसेल्फ मीन्स खुद को किस रूप में डिस्क्राइब किया है, टॉल एंड हैंडसम, नहीं, है ना, वो तो खुद को टॉल एंड हैंडसम नहीं बोला है। गुड लुकिंग, नो। ऑर्डिनरी लुकिंग, यस, ठीक है। उसने क्या बोला है कि आई वॉज वन ऑफ द मीडियोकर, सॉरी नॉट मीडियोकर मीन्स भी मीडियम में होता है, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, है ना, मतलब सामान्य लुक का बताया है। तो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, ठीक। आगे देख लीजिए। अच्छा, तो ये दो हो गए क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, जैसे मैंने कल सिलेबस में बताया था। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपके समझ उस चैप्टर, उस पैराग्राफ को लेकर। अब देख लीजिए, क्वेश्चन है एक एंटोनिम्स, है ना, उल्टा शब्द। तो एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिक्योर, सिक्योर का उल्टा पूछा है, तो सिक्योर का उल्टा क्या होगा, डेफिनेटली आपका हो जाएगा इनसिक्योर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि क्या अन लगेगा, डिस लगेगा, मिस लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो इसका एक वीडियो हम देखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने ही हैं, है ना। ये वोकेबलरी के क्वेश्चन है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने बताया था सिलेबस में। तो वोकेबलरी सेक्शन के वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, जिसके एग्जाम्स में आने की संभावना होती है, और ऐसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो इनसिक्योर होता है ना, इन लगता है। चलो, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं 59 में, इन द फ्रेज विथ रैदर इनडिस्टिंग्विश्ड लुक द वर्ड लुक्स इज अ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है भाई, आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उस टाइम हमको आधा आंसर अपना क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन समझना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या हो, सॉरी, ये पूछा गया है, जो लुक्स वर्ड आया है विथ रैदर इनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मतलब एक सामान्य लुक के साथ मेरा जन्म हुआ था। तो जो लुक वर्ड आया है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है कि वर्ब है। तो यहाँ पर ना अगर आपको थोड़ा बहुत या कम नॉलेज होगा तो आप बोलेंगे कि ये एक वर्ब है, क्योंकि लुक मतलब कुछ, लुक मीन्स देखना, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर लुक नहीं बोला गया है, लुक्स बोला गया है, मतलब मैं दिखता था ऐसा। तो वो किसी चीज़ का एक सिचुएशन का नाम को बताया गया है कि मैं इस तरह से दिखता था, और इस नाउन का यहाँ पर ये एडजेक्टिव बोला गया, अनडिस्टिंग्विश्ड, है ना, मतलब सामान्य। तो ये अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड है वो तो एडजेक्टिव था, क्योंकि वो उसका विशेषता बता रहा है कि मेरा सामान्य लुक था। और कोई भी जो विशेषता होती है वो किसका विशेषता बताता है, किसी नाउन का विशेषता बताता है ना, ठीक है। तो लुक्स जो वर्ड है ना, यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा कि ये एक नाउन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप समझे होंगे आप इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस को समझाना ही हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है, और जितना अच्छे से हो सके हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो द सिनोनिम्स ऑफ ऑस्टेयर, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको मीनिंग पता होगा। सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी, एंटोनिम्स मीन्स होता है विपरीतार्थी, मतलब अपोजिट। तो सिनोनिम्स पूछा है, ऑस्टेयर मीन्स तो मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रिक्ट, है ना, यहाँ पर कि मेरे जो पिताजी थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो ऑप्शन ए इसका आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो गया, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लॉयल, काइंड, पैशनेट तो नहीं होगा, ठीक है। लॉयल मीन्स होता है ईमानदार, काइंड मीन्स होता है दयालु, और पैशनेट मीन्स होता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही जुनून रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट था द नरेटर हैड, जो राइटर थे उनके पास था, है ना, क्या था उनके पास भाई, ओनली वन ब्रदर, एक ब्रदर था क्या, नहीं। ओनली वन सिस्टर, एक सिस्टर थे, नहीं। नो ब्रदर नो सिस्टर, ये भी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये शुरू में ही देख लो, है ना, मैनी चिल्ड्रन बोला गया है, तो मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर इसका सही आंसर होगा।
ये सहायक शिक्षक पेपर जो हुआ था पिछले साल, उसके क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस पिछले साल के टीचर भर्ती का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी लेवल के क्वेश्चन हम उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा और लेवल के क्वेश्चन आएगा, है ना, क्योंकि वो 3 से 4 साल पहले का स्टैंडर्ड था व्यापम का, ठीक है। नाउ द स्टैंडर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है, विद इन दिस 4 और 5 ईयर्स, याद रखिएगा, ठीक है। 4-5 सालों में स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, तो अभी थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाई टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और उनको तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब चीज़ों को सॉल्व करने के तरीके, सिस्टम और उसके प्रॉपर वे आप समझते हैं तब। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए, वी लिव्ड इन अवर एंसेस्टर हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि कब बना था, 19वीं सदी के बीच में बना था। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, कौन सा क्लॉज है? क्लॉज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे वीडियो में, है ना। नॉमिनल क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है कि टाइम है ना। तो देखो यहाँ पर टाइम वाइम तो नहीं बताया है भाई, है ना। यहाँ पर पता, ये बता दूं आप लोगों को, रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज, इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज ऑप्शन बी, क्योंकि ना ये इसमें रिलेशन बताया है। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्टर हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं। और कौन से घर में रहते हैं भाई? उस घर में रहने मतलब पूर्वजों के वो घर, और जो जिसमें रहते हैं उसमें रिलेशन क्या है कि उस घर में रहते हैं जिस घर को जो घर मिडिल 19th सेंचुरी में बना था, उस घर में। तो विच वॉज मेड इन मिडिल 19th सेंचुरी, तो ये वाला जो क्लॉज है वो इसके साथ रिलेशन बना रहा है अपना, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि इसको इसी कारण से इसको रिलेटिव क्लॉज बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव क्लॉज। और जो विच आया ना, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसका आंसर मेरे मुंह से रिलेटिव प्रोनाउन निकल गया। विच जो वर्ड, सिर्फ सिंगल वर्ड विच, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ना रिलेशन बना रहा है दोनों सेंटेंस के, दोनों ये वाक्य है या तो जो फ्रेजेस है, क्लॉजेस है, उसके बीच में। क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस तीनों अलग अलग चीज़ है ना, याद रखेंगे आप। क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सेंटेंस एक बड़ा रूप है, ठीक है, उसके बाद क्लॉज उससे सबसे छोटा रूप होती है फ्रेज। तीनों क्या अंतर है इसको किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या? रिलेटिव क्लॉज, है ना, बी। ओके, चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन है। इन हिज चाइल्डहुड द नरेटर वॉज गिवन, अपने बचपना में नरेटर जो राइटर है उसको क्या दिया गया था? लग्जरियस थिंग दिया गया था क्या? नहीं, बेसिक रिक्वायर्ड थिंग दिया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन सी और डी तो गलत होगा। एक्सपेंसिव बोला है और इनएसेंशियल बोला है, तो इस इनएसेंशियल चीज़ नहीं, एसेंशियल, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी वो दिया गया था, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 63 का। अब 64 में आ जाते हैं। एक और अनसीन पैसेज है, ठीक है। 64 में जैसे कि मैंने बताया था 2 अनसीन पैसेज आता है सहायक शिक्षक में, है ना। और शिक्षक में ना एक अनसीन पैसेज और एक पोयम, ठीक है, एक अनसीन पैसेज और एक पोयम आता है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पैडागोजी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर लास्ट में अनसीन पैसेज को एक बार देख लेंगे ना। पैडागोजी का क्वेश्चन कहाँ से है? ये है यहाँ से, 71 के नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पैडागोजी का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज इज़ अ हैबिट, दिस मीन्स, लैंग्वेज क्या है? एक हमारी एक आदत है। इसका क्या मतलब निकलता है भाई कि लैंग्वेज इज़ अ हैबिट, दिस मीन्स ये हो जाएगा लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू रूल्स, लैंग्वेज को नियमों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। नहीं, गलत बात है, नियमों के द्वारा नहीं। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर यूज़, लैंग्वेज को रोज यूज़ करके ग्रहण किया जाता है या एक्वायर किया जाता है। कि जैसे कि मैंने सिलेबस में बताया था, लर्निंग एंड एक्वाजिशन के बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको उसके वीडियोस एक बार आगे जरूर देखिएगा, हम आगे लाने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या था पैडागोजी में। रेमेडियल टीचिंग इज मीन्ड टू, रेमेडियल टीचिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, उपचारात्मक शिक्षा, है ना। तो इसका क्या मतलब है उपचारात्मक शिक्षा का? टीच ग्रामर, ग्रामर सिखाना है क्या? नहीं। फाइंड व्हाट हैज़ बीन लर्न, जो सीखा गया उसको ढूंढना है क्या? नहीं। एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, ठीक है, सीखने में जो गैप हो गई है ना भाई, सीखने में जो कमी रह गई है, गैप हो गई है, उसको पाटना, उस गैप को पाटना, है ना, पूरा करना, वही है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल मीन्स उपचारात्मक, रेमेडी मीन्स उपचार, रेमेडियल मीन्स उपचारात्मक शिक्षा, ठीक है, जो कि स्कूलों में भी चल रहा है जोरों शोरों से, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। ओके, तो 73 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। द सीक्वेंस फॉर
टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है ना। टीचिंग लैंग्वेज मतलब भाषा सिखाने का सही सीक्वेंस क्या है, तो आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एल एस आर और डब्लू, एल एस आर डब्लू, सुनना, हाँ सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एल एस आर डब्लू ये याद रख लेंगे आप, एल एस आर डब्लू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले बच्चा या बच्चे क्या करते हैं, किसी को सुनते हैं, अपने बड़े को, ठीक है, सुन के ना उस चीज़ को बोलने का कोशिश करते हैं, रिपीट करते हैं, और उसके बाद वो उसको पढ़ना चालू करता है और अब फिर लिखना स्टार्ट कर देता है उस किसी भाषा को, ठीक। तो भाषा सिखाने के सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना, ठीक। ओके, आखिरी को 74 नंबर का क्वेश्चन था, मल्टीमीडिया मटेरियल, जैसे मैंने बताया था टीएलएम वो सिलेबस में था अपना, है ना। मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर यूज्ड, जो मल्टीमीडिया मटेरियल है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा बोला गया, तो ये ऑप्शन देखेंगे आप, टू रिप्लेस द टीचर को रिप्लेस करने के लिए मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, गलत बात है। टू एड टीचिंग एंड लर्निंग, है ना, टीचिंग सीखने सिखाने में टीचिंग एड के रूप में यूज़ करते हैं उसको, टीएलएम के रूप में, ठीक है। ओनली फॉर टीचिंग, ओनली फॉर लर्निंग भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, ग्रामर सीखना कैसे होनी चाहिए, ग्रामर सीखना कैसे होनी चाहिए, तो प्रोसीडेड बाय लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये बोलना क्या है, लिसनिंग, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना और लिखना के द्वारा प्रोसीड करता है, कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा इंटीग्रेटेड विथ, है ना, 75 नंबर का क्वेश्चन होगा इंटीग्रेटेड विद लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब इन सभी जो क्रम है उसके साथ समाहित होनी चाहिए, क्या आपके जो ग्रामर सीखना है वो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, सारे क्वेश्चंस को के स्टैंडर्ड इसके बनाने के तरीके को समझिए, ठीक है, जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। 76 वी ब्लैंक अवर मदर टंग, है ना, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हम अपने मदर टंग जो होती है, मदर टंग मीन्स मातृभाषा को कैसे करते हैं, परफेक्ट अवर ग्रामर बिफोर वी यूज, मदर टंग मातृभाषा बोलने से पहले अपना ग्रामर परफेक्ट करते हैं क्या, नहीं। मेमोरी याद करते हैं, नहीं। अपने मातृभाषा को याद करते हैं, नहीं। मातृभाषा को सीखते हैं क्या, नहीं। मातृभाषा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्वायर करना मतलब बोल बोल कर, सुन सुन कर उसको बोलना सीख जाना, एक्वायर करना, ग्रहण करना, ठीक है। 76 आगे सीखते किसको हैं हम ना, दूसरे भाषा को सीखते हैं, जो कोई दूसरा भाषा होता है ना उसको हम सीखते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को एक्वायर करते हैं ना, याद रखेंगे, एक्वायर करना और लर्न करना, ठीक है। चलो 76 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 77 में चलते हैं। अ लैंग्वेज टीचर शुड ब्लैंक द लर्नर कम्युनिटीज इन द टारगेट लैंग्वेज, एक भाषा शिक्षक को, लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए, शुड ब्लैंक द लर्नर कम्युनिटीज़ इन द टारगेट लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज किसको बोला गया है, जिस भाषा को हम सीखना चाह रहे हैं उसको, अगर हम किसी को कुछ भाषा सिखा रहे हैं तो उसको सिखाते वक्त क्या करना चाहिए। पहला है नॉट अलाउ एरर वॉइस, मतलब कोई भी गलती अलाउ नहीं करना चाहिए, क्या नहीं, ये तो गलत है भाई, गलतियाँ अलाउ होती है भाषा शिक्षण में। तो दूसरा ऑप्शन देखो, टॉलरेट एरर्स वाइल, टॉलरेट करना मतलब सहन करना, किसी भी तरह की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसको सहन करना सीखना चाहिए, क्या करते समय, सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को सिखाते समय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, कि भाषा शिक्षण के समय छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं ना उसको अवॉइड करना चाहिए, या टीचर को चाहिए कि वैसे गलतियों को टॉलरेट करे, ठीक है, सहन करे वैसी गलतियाँ, टॉलरेट करना मतलब सहन करना। ओके, 78 नंबर का क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्लूड्स इवैल्यूएटिंग, हम किसी भाषा प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इवैल्यूएट करते हैं, तो ऐसी जो इवैल्यूएटिंग होती है वो क्या होती है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं। तो 78 नंबर के क्वेश्चन में देखो, द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, तो हम भाषा शिक्षण में इवैल्यूएशन के थ्रू सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की जो क्षमता है ना, स्किल है, उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब उसका परीक्षण करना, ठीक है। ओके, आगे देख लो 79, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न बाय, भाषा की जो दक्षता है, स्किल मीन्स दक्षता, वो सबसे अच्छा सीखी जाती है, कैसे किसी भाषा को सबसे अच्छा सीख सकते हो आप, लर्निंग ऑल रूल्स ऑफ स्पीकिंग, इसको बोलने के सारे नियम कानून कायदे सीख कर, गलत बात है।
दूसरा यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए उसको यूज़ करके, परफेक्ट है ना। किसी भी लैंग्वेज को बातचीत करके या अपने वार्तालाप के दौरान उसको यूज़ करके ही हम सबसे अच्छे से सीख सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। ठीक है, याद रखेंगे, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको यूज़ करना। 80 मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। इन अ डाइवर्स क्लासरूम इट इज़ बेस्ट। डाइवर्स क्लासरूम मतलब जहाँ अलग अलग स्तर के बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। स्लो लर्नर्स, मीडियम लर्नर स्टूडेंट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, और ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सामान्य से ऊपर, ऐसे अलग अलग बच्चे बैठे हैं। वहाँ का जो क्लासरूम होती है, वहाँ मतलब कैसा क्लासरूम सबसे अच्छा होगा ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे क्लासरूम के लिए। तो देखो, ऐसे क्लासरूम के लिए ना वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होता है। टीचिंग स्ट्रेटजी में वेराइटी, हमारी टीचिंग कौशल या टीचिंग जो प्लान बना रहे हैं उसमें अलगाव, वेराइटी होना चाहिए, अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सेम टीचिंग स्ट्रैटेजी अगर अपना रहे हो तो एक स्तर के लिए वो सही रहेगा भाई। अगर आप किसी स्लो लर्नर्स मतलब जो आसान धीरे धीरे सीखते हैं ना ऐसे बच्चे, वैसे बच्चों के लिए आप कोई टीचिंग प्लान बनाए हो तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों के लिए फिर क्या हो जाएगा, वो तो बोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो वेराइटी होना चाहिए आपके टीचिंग प्लान में। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि डाइवर्स, याद रखेंगे, डाइवर्स क्लासरूम मतलब ऐसा क्लासरूम जहाँ बहुत सारे अलग अलग स्तर के बच्चे मौजूद हो। ठीक है, तो ये था पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। ये एक जो पैराग्राफ बच गया था उसको और कभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के समझ में आए होंगे। ठीक है, और भी आगे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।